वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री विद मानसी। इसमें मैं क्लास 11th एंड 12th के जो अपने मैंने सेल्फ मेड नोट्स बनाए हैं उससे मैं हर दिन आपको एक एक पेज समझाती हूँ और आपका रिवीजन करवाती हूँ। तो अभी हमने चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने अभी तक 44 वीडियोस पोस्ट करी हैं। मैंने मतलब कि अभी तक 22-23 पेजेस पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं। अभी हम लोग कल हमने स्टार्ट कर दिया था, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ। कल हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक सम बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। देखिए, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन का बेसिकली मतलब यही होता है, जितने एटम्स आपके एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है केमिकल रिएक्शंस के, मतलब रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के आपके प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये बैलेंसिंग है तो मतलब हम कहेंगे कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसमें गलत लिखा था, ये अनबैलेंस्ड नहीं बैलेंस्ड है, क्योंकि इसमें 4 एटम फॉस्फोरस के रिएक्टेंट में है तो 4 एटम फॉस्फोरस के प्रोडक्ट में भी हैं। 10 एटम O2 के प्रेजेंट है हमारे रिएक्टेंट में, उतने ही 10 एटम हमारे प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट है O2 के, O के मतलब कि। अब हमने कल स्टार्ट करने जा रहे थे कि हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं और उसके क्या क्या रूल्स हैं, स्टेप क्या क्या हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। नाउ लेट अस टेक द कन्वर्शन ऑफ प्रोपेन 3C3H8। दिस इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड इन अ स्टेप्स। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें हमने कंबशन ऑफ प्रोपेन लिया है। प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला होता है C3H8। अब हम देखेंगे कि हम बैलेंस्ड इसे कैसे करेंगे, इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या है, राइट डाउन द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमें पहला स्टेप ये है कि हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का उसका फॉर्मूला लिखना है, जिसमें जैसे ये रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट अलग लिखना होता है, प्रोडक्ट अलग लिखना होता है, तो दोनों केमिकल रिएक्शन हमें लिखनी है। C3H8 का हम कंबशन करवा रहे हैं तो O2 कंबशन के लिए O2 का रिक्वायरमेंट होता है, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए O2 एयर की ज़रूरत पड़ती है। प्रोपेन का हमने कंबशन कराया, O2 रहेगा प्रेजेंट, और जब इसकी रिएक्शन होगी तो इसमें CO2 गैस रिलीज़ होगी और H2O गैस रिलीज होगी, वेपर के फॉर्म में H2O भी रिलीज होगा। ये अभी हमारी बेसिकली अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम पहला स्टेप, पहला कार्बन देखें, कार्बन के ही 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, पर हमारे राइट मोस्ट साइड में जो प्रोडक्ट बना है उसमें कार्बन में आपके 3 एटम्स प्रेजेंट नहीं है। तो पहले से ही हमें दिख गया सबसे पहले कार्बन को ही मेज़र करके कि यहाँ पर हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि कार्बन का 3 एटम रिएक्टेंट में प्रेजेंट है बट प्रोडक्ट में 3 एटम प्रेजेंट नहीं है। तो अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस्ड करना है। इसको मैं थोड़ा सेकेंड स्टेप क्या है, बैलेंस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सिंस 3 कार्बन एटम्स आर इन द रिएक्टेंट, देयरफॉर 3 CO2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड ऑन द राइट साइड। अभी हमें सबसे सेकंड स्टेप हमारा ही, पहले तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि हमें केमिकल फॉर्मूला लिख लेना है, रिएक्शन लिख लेनी है बेसिकली, चाहे वो बैलेंस्ड हो चाहे अनबैलेंस्ड हो, पहले हमें उसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। फिर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स पहले हम काउंट करेंगे। तो हमने देखा कार्बन एटम जो हमारे रिएक्टेंट में प्रेजेंट है वो 3 है, बट हमारा प्रोडक्ट में 3 कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब कि हम सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, तो 3 कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, तो CO2 यहाँ पर था, निकल रही थी, तो उसके आगे हम 3 लगा देंगे तो हमारे 3 कार्बन यहाँ पर भी प्रेजेंट हो जाएंगे। तो हमने इस सेकेंड स्टेप में कार्बन को बैलेंस्ड कर दिया, मतलब कि कार्बन के जितने एटम्स हमारे रिएक्टेंट में थे उतने ही हमने प्रोडक्ट में भी कर लिए। सेकेंड स्टेप क्या है, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। पहले तो हमने कार्बन एटम को बैलेंस्ड किया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें हाइड्रोजन एटम को बैलेंस्ड करना है। जैसे ये स्टेप्स दिए गए हैं वैसे ही हमें केमिकल रिएक्शन भी, कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो वही स्टेप को फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर लें, उससे पहले हम ऑक्सीजन कर लें, नहीं, पहले हम कार्बन को करेंगे, देन हाइड्रोजन को, देन ऑक्सीजन को। On the left side, there are 8 hydrogen atoms in the reactant. However, each molecule of water has 2 hydrogen atoms. So, 4 water molecules will be required for 8 hydrogen atoms on right side. हमने अपने लेफ़्ट साइड में देखा हाइड्रोजन के 8 एटम प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट में H2O लिक्विड के फॉर्म में रिलीज़ हो रहा है, मतलब कि रिलीज़ हो रहा है। तो अभी हमने क्या देखा, सॉरी यहाँ पर गैस नहीं, यहाँ पर लिक्विड है, ठीक, इसको करेक्ट कर लेना, ये गैस नहीं है, ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है वाटर हमारे वेपर फॉर्मेशन में भी रिलीज़ होता है, तो मुझे लगा कि वो होगा, बट यहाँ पर लिक्विड है। ठीक, अभी हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हमें हाइड्रोजन एटम को बैलेंस आउट करना है। हाइड्रोजन का हमने देख लिया, हाइड्रोजन के 8 एटम प्रेजेंट है हमारे रिएक्टेंट में। तो हमने देखा वाटर मॉलिक्यूल तो हमारे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है प्रोडक्ट में। वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो अगर हम इसके आगे 4 लगा देंगे तो 4 × 2 8 हो जाएगा, तो 8 ही हमारे हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं। तो इसी तरीके से हमने प्रोडक्ट में भी 8 हाइड्रोजन एटम कर लिए। ठीक, अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या आता है, बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। हमने कार्बन एटम को बैलेंस आउट किया, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस आउट किया। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है ऑक्सीजन, क्योंकि आप जब इस रिएक्शन को देखोगे ना, आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही एलिमेंट प्रेजेंट है और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो पहले हमने कार्बन को बैलेंस आउट कर लिया, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस आउट कर लिया, अब लास्ट में हम ऑक्सीजन को करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है रिएक्शन में। देयर आर 10 ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट साइड, 3 × 2 6 in CO2, 4 × 1 4 in water. Therefore 5 O2 molecule are needed to supply the required 10 CO2 and 4 in water. Therefore 5 CO2 molecule are needed to supply the required 10 oxygen atom. जब हमने देखा ऑक्सीजन के, अभी हम पहला ये स्टेप देखते हैं, इसको नहीं, ये तो बैलेंस्ड आउट रिएक्शन लिखी है, इसको देखते हैं हम। इसमें देखिए आपके प्रोडक्ट में 3 × 2 आपके 6 ऑक्सीजन एटम कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट है। वाटर में कितना आपका ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, O का आगे 4 लगा हुआ है, तो मतलब 4 ऑक्सीजन एटम आपके प्रेजेंट हैं वाटर में। टोटल करेंगे तो यहाँ से 6 ऑक्सीजन एटम आएंगे, यहाँ से 4 आएंगे, तो मतलब 6 + 4 10। आपके प्रोडक्ट में 10 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो रिएक्टेंट में हमें क्या करना होगा, रिएक्टेंट में भी हमें 10 ऑक्सीजन एटम को लिखना होगा, क्योंकि तभी हमारी ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस्ड आउट हो जाएगी। यहाँ पर हमने देख लिया 10 ऑक्सीजन एटम है, तो हमारे यहाँ O2 के आगे हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 से क्या होगा, 5 × 2 10, तो यहाँ पर भी 10 ऑक्सीजन एटम हो गए, यहाँ पर भी 10 ऑक्सीजन एटम हो गए। मतलब कि हमारे ऑक्सीजन एटम भी हमने बैलेंस्ड आउट कर दिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। स्टेप 5, वेरीफाई दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ बैलेंस्ड इन अ फाइनल इक्वेशन। अभी हमें फिफ्थ जो लास्ट स्टेप होगा उसमें हमें बस यही वेरीफाई करना होगा कि जितने एटम हमारे एलिमेंट के रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं उतने ही एलिमेंट हमारे प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक, तो जब हमने देख लिया हमारे सारे जो एलिमेंट प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, उनके एटम्स उतने ही हमारे प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट हैं, तो हम उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। All equations that have correct formula for all reactant and product can be balanced. Always remember that subscript in formula of reactant and product cannot be changed to balance an equation. Subscript किसे कहते हैं, सबस्क्रिप्ट मतलब कि जो नीचे लिखा होता है, सुपरस्क्रिप्ट मतलब जो ऊपर लिखा होता है नंबर, और सबस्क्रिप्ट मतलब जो नीचे लिखा होता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे 2 लगा हुआ है, O2 में भी यहाँ पर 2 लगा हुआ है, इस H के आगे 8 लगा हुआ है, C के नीचे 3 लगा हुआ है, ये होते हैं हमारे सबस्क्रिप्ट। इसे हम बैलेंस करने के टाइम में चेंज नहीं करते। केमिकल फॉर्मूला जो लिखा होता है उसको वैसे ही लिखते हैं, बट उसका जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है बस हम उसमें चेंजेस करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बनाने के लिए। ठीक, आपको समझ में आ गया ना। सबस्क्रिप्ट में हम कोई चेंजेस नहीं करते, जो भी हमारा केमिकल फॉर्मूला लिखा गया है उसमें जो सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है उसको हम चेंज नहीं करते हैं। उसके आगे जो हमारा कोएफिशिएंट लिखा होता है स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसमें ही हम सिर्फ चेंज आउट करते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक में दिए हुए हैं। मेरे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें कि मैंने खुद से कोई क्वेश्चन बनाया हो, क्योंकि मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि जो मैंने कहते हैं आपके जो एनसीईआरटी बुक्स में है उसी को स्टैंडर्ड बुक मानी गई है, तो उसी के एग्जाम्पल्स को मैं शेयर करती हूँ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम, ये ग्राम, इसको गैस मत समझना, अमाउंट को हम लोग मास को हम लोग ग्राम में ही लिखते हैं ना, तो वो ग्राम में लिखा हुआ है। प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। उन्होंने ये कहा है, आपको पता है जब भी किसी चीज़ किसी भी सब्सटेंस का हम कंबशन करवाते हैं तो उसमें हम O2 का इन्वॉल्वमेंट करवाते हैं। ठीक, अब उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो CO2 और वाटर निकलता है।
तो इन्होंने ये कहा है, जैसे हमने अभी आगे देखा था प्रोपेन का भी एग्जाम्पल हमने लिया, वैसे हमने मीथेन का एग्जाम्पल लिया। देखो इसमें मीथेन का जब कंबशन करवाए तो इसमें CO2 और वाटर निकल रहा है। अब हमसे ये पूछा गया है 16 ग्राम मीथेन को जब कंबशन करवाते हैं तो कितने ग्राम हमारा वाटर निकलेगा। तो पहले हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे कंबशन ऑफ मीथेन की। CH4 गैस है, O2 गैस है, इसमें CO2 गैस, H2O लिक्विड। अभी यहाँ पर हमने ये इक्वेशन लिख ली। अब हम इसे बैलेंस्ड आउट करना देखेंगे। कार्बन के यहाँ पर एक एटम यूज़ हो रहा है तो कार्बन का यहाँ पर CO2 में भी एक ही एटम यूज़ हो रहा है। H के यहाँ 4 एटम यूज़ हो रहे हैं। जब हमने इस इक्वेशन को देखा तो यहाँ पर भी हमारे H के 4 एटम है, क्योंकि 2 × 2 4 हो गए। O के यहाँ पर हमारे O2 के हमारे यहाँ पर 4 एटम यूज़ हो रहे हैं। तो जब हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर हमारा कितना हो रहा है, O का यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से भी 2 आ गया, 2 + 2 4। मतलब कि यहाँ पर भी हमारे ऑक्सीजन के 4 एटम यूज़ हो रहे हैं तो ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 4 एटम। मतलब ये हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाई जाएगी। अब हमने ये देखा कि जब हमने 16 ग्राम CH4 करस्पॉन्ड टू 1 मोल, 16 ग्राम हमें पता है, मैंने आपको आगे के पेजेस में भी पढ़ाया था, पिछले पेजेस में, कि जो मोल हम किस एक मोल में हमारे क्या कहते हैं, आपका कहते हैं हमने एक आपको निकालना है कि हमारे मोल कितने प्रेजेंट। अगर आपको गिवन मास पता है किसी सब्सटेंस का और आपको मोल निकालना है तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, अब आपको पता है कि यहाँ पर हमें गिवन मास मीथेन का क्या दिया है, 16 ग्राम। तो यहाँ पर 16 ग्राम लिखेंगे और यहाँ पर मोलर मास हमारा कहते हैं CH4 का कितना होता है, वो भी 16 होता है। तो जब 16 × 16/16 करूँ तो वो 1 होगा। तो मतलब कि आपके जो गिवन आपका मास दिया गया है उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे मोल में तो आपके 1 मोल ऑफ मीथेन गिवन दिया गया है। फ्रॉम द अबव इक्वेशन 1 मोल ऑफ CH4 गिव्स 2 मोल ऑफ H2O। अभी हमने आगे जो इक्वेशन पढ़ी थी, जो अभी हमने यहाँ पर दिखाया था आपको, मोल को आप कैसे मास में कन्वर्ट करके समझ सकते हो, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके समझ सकते हो, वो वॉल्यूम में भी समझ सकते हो। वैसे ही हमें इस इक्वेशन में देखिए आपको यहाँ पर पता चल गया 16 ग्राम ऑफ मीथेन यूज्ड हुआ है, उससे आपने इसके मोल कैलकुलेट कर लिए। अब मोल से आपको ये समझ में आ रहा है, स्टोइकियोमेट्री जो आगे लिखा होता है वो आपको मोल ही बताता है। तो इस इक्वेशन को देखो आपको क्या समझ में आ रहा है, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट कर रहा है जब ऑक्सीजन से, तो आपको कितने मोल ऑफ वाटर मिल रहा है, 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल आपको ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो ये आपको ये लाइन समझ में आ गई। अब 2 मोल ऑफ वाटर आप कैसे निकालोगे, आपको पता है 16 ग्राम आपने गिवन दिया गया है क्वेश्चन में, तो जो आपको डिनोट कर रहा है 1 मोल, तो 1 मोल आपको मीथेन पता चल गया है कि आपको इधर 16 ग्राम का मतलब है कि आपको 1 मोल के बारे में बात कर रहा है। 1 मोल आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है। 2 मोल ऑफ वाटर आपको तो इसको ग्राम में लिखना है, तो आपको पता है 1 मोल में कितने ग्राम होंगे आपके, 2 + 16 वाटर का आपका जब मोलर मास लिखोगे तो 2 + 16 ही तो होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 1 ग्राम होता है, हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम प्रेजेंट है तो इसका 2 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जब यहाँ पर वाटर का वैसे कितना होता है, 18 ग्राम मास होता है, बट आपका 2 मोल की बात करें तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो मतलब 36 ग्राम आपके वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऑब्टेन्ड हो रहे हैं प्रोडक्ट में। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक, 16 ग्राम ऑफ मीथेन से आपको 36 ग्राम ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड हो रहा है। पहले हमने क्या किया, पहले हमारी जो रिएक्शन है उसको हमने बैलेंस्ड आउट किया। बैलेंस्ड आउट करने से हमें ये पता चलता है कि जो स्टोइकियोमेट्री जो कोफिशिएंट रहेगा केमिकल फॉर्मूला के आगे, वो आपको मोल भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको 16 ग्राम से आपने उसके मोल निकाले, 16 ग्राम ऑफ CH4 करस्पॉन्ड टू 1 मोल। आपने ये कैलकुलेट किया कि गिवन मास आपको दिया गया, मोलर मास से आपने डिवाइड किया तो आपको पता चल जाएगा कितना मोल आपका मीथेन यूज्ड हो रहा है। आपको रिएक्शन देखकर समझ में आया कि 1 मोल CH4 से हमें 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो जब हमारे पास 1 मोल कहते हैं मीथेन दिया गया है और 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, तो फिर हमने क्या किया,
हाँ 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, तो हमने ये देखा 2 मोल से हमने उसके ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ग्राम में जब हमने कन्वर्ट करा तो हमें पता चला 36 ग्राम हमारा वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो आज हमने देखिए बैलेंस्ड आउट करना सीख लिया कि नंबर ऑफ़ कार्बन एट, पहले तो हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी होती है, उसके बाद नहीं पहले हमें क्या केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है, उसके बाद हमें उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमें उससे पहले कार्बन एटम को बैलेंस आउट करेंगे, देन हाइड्रोजन एटम को बैलेंस आउट करेंगे, देन ऑक्सीजन एटम को बैलेंस आउट करेंगे। फिर हम 5th लास्ट स्टेप में ये देखेंगे कि हमारे जितने एटम एलिमेंट के रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं उतने ही एटम हमारे एलिमेंट के प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो हमारा बैलेंस्ड कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। फिर हमने एक एग्जांपल भी देख लिया और हमने ये भी देखा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबस्क्रिप्ट को हम चेंज नहीं करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट को सिर्फ हम चेंज करते हैं, सबस्क्रिप्ट को हम चेंज नहीं करते हैं। उसमें हमने एग्जाम्पल में भी हमने देख लिया कि कहाँ से हमें कैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यूज़ होगा। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन हमें गिवन था, उससे हमने उसको 1 मोल में कन्वर्ट किया। मोल से हमें पता चला कि CH4 के कितने मोल हमारे वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्टेन कर रहे, मतलब कि कितने वाटर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमें उससे हमने मोल पता कर लिए वाटर मॉलिक्यूल के, और जितने मोल्स हैं उससे हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, तो हमें पता चल गया लास्ट में कि हमारे कितने वाटर मॉलिक्यूल ग्राम में प्रेजेंट हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी हेल्प आउट ज़रूर करूँगी। अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो वो भी मुझे बताइए, मैं दोबारा आपको नेक्स्ट क्लास में उसे और अच्छे से समझाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।